गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 99 है। रिवीजन की क्लास 9 है। स्टार्टिंग के 90 डेज में हमने कंप्लीट किया था रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है उसे। अब हम 10 से 12 क्लासेस में कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा सारा का सारा रिवीजन हो जाए। अर्थमेटिक को हमने रिवाइज कर दिया था, एडवांस आज स्टार्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आज हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D को कवर कर दे जाएं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर आपको क्लासेस के PDF मिलते हैं प्लस क्लासेस के लिंक मिलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री के अंदर, कुछ उनको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, रेखाएं और कोण। अक्यूट एंगल या न्यून कोण क्या होता है? जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो। 90 डिग्री का जो हमारा एंगल होता है उसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल या फिर समकोण। इसके बाद 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। 180 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या फिर सरल कोण। इसके बाद अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण। इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर एंगल 3 हो गया, उससे ज़्यादा है और सबको ऐड करने पर 90 डिग्री बन रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे। दो ही एंगल होने चाहिए। सवाल क्या बनेगा? 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप कहोगे 70 में 20 ऐड किया 90, तो इसका मतलब 20 डिग्री होगा। आपको कह देगा दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, उनका रेशियो 1:5 है, तो कैसे निकालोगे? छोटे वाले की वैल्यू पूछ ले तो 1 + 5 6 हो गया। 6 90 को बता रहा है, 15 से गुणा किया, छोटे वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री, बड़े वाले की 75। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें भी वही रेशियो के सवाल और इस एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा ये पूछ लेता है। इसके बाद टर्म आती है इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, फिर एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखना, जहां कहीं भी क्रॉस लगता हुआ आपको दिखे तो इस एंगल की वैल्यू अगर x है तो इसकी भी x होगी। तो ये एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? ये एंगल इसका क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर देखना, किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज के अंदर ये जो एंगल बनते हैं अंदर वाले, इन्हें कहा जाता है इंटीरियर एंगल। अगर आप एक साइड को सीधे सीधे आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल होता है ये आपका होता है एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रखने वाली बात क्या है? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम क्या होगा आपका? हमेशा 180 डिग्री। अगर आप इसको चाहते तो इस साइड को भी आगे बढ़ा देते। अब वैसे देखोगे तो यहाँ एक क्रॉस लग रहा है तो इसकी वैल्यू वैसे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये आनी थी, और वैसे भी ये इस इंटीरियर का एक्सटीरियर एंगल है, तो सम क्या होगा यहाँ पर? 180 डिग्री दोनों का मिला करके। फिर देखना, जरा आपके सामने आते हैं एडजेसेंट एंगल्स, पास पास के या आसन कोण कहलाते हैं आपके। एक एंगल के जो एकदम टच में दूसरा एंगल होता है वो उसका एडजेसेंट एंगल कहलाता है। फिर आता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की बात करें तो ऐसे दो एंगल्स जो एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो ये क्या होता है आपका? यहां से अगर आप गौर से देखोगे ये आपकी लाइन है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। या फिर ऐसे कह लो कि ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं असल में देखा जाए यही आपका लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर मतलब लाइन से ही ये टर्म निकल के आई है, इसे कहा जाता है रैखिक युग्म। फिर हमने देखा था पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होती है। एक लाइन सीधे जा रही है, इसके 90 डिग्री बनाते हुए दूसरी लाइन गुजर जाए, वो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमारे लिए वो है पैरेलल लाइंस। दो लाइन पैरेलल कब कहलाती हैं? अगर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर जो गैप है वो हमेशा फिक्स मेंटेन हो।
पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का ये साइन होता है, या तो बोल के बता देता है या ऐसे भी दे देगा L पैरेलल है M के। सवाल कहाँ बनेगा, जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, उस केस के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी काम में आती है, उसको देख लेते हैं। ये एंगल 1 माना, इसे नाम दिया 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखो 1 7 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, पढ़ चुके हैं, क्रॉस लगता है जहां। ऐसे ही 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। ये तो हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही हमने देखा था वहां पर प्रूफ करके कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होता है, 2 4 के बराबर होता है, 5 7 के, 6 आपका 8 के। ये क्या होते थे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। फिर हमने देखा था, ये तो हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर हमने देखा था कि एंगल 3 7 के बराबर होता है, 2 आपका 6 के बराबर होता है। ये क्या होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। ठीक है, एक काम की बात ये थी कि जब भी कभी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है, अगर ये एंगल आपका x है, ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम हमेशा ही क्या बनता है, 180 डिग्री। एंगल 2 + 3 आपका क्या होगा, 180 डिग्री। प्रूफ भी कर सकते हो, ये 3 है तो ये 1 भी 3 के बराबर है, तो 3 + 2 का सम ऑटोमेटिक आपका क्या आ गया, 180 डिग्री। फिर आगे चलें तो देखना, पैरेलल लाइंस पर जो बेस सवाल हो, किसी भी एग्जाम के हों, अगर उनको सोल्व करना है तो सिंपल सी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है कि या तो आप क्या करो, किसी पर्टिकुलर लाइन की लेंथ को बढ़ा दो, या आपको उस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिखाई देगा, उस पॉइंट से आप एक नई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। इसी कॉन्सेप्ट से चाहे किसी भी एग्जाम के वो सवाल हैं, सारे के सारे आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बात लें तो देखना जरा, ये एग्जाम्पल लिया, जैसे ये अपने पास एंगल कितने का है, 150 डिग्री का, इसे नाम दे देते हैं 130 डिग्री का। ये लाइन L है, ये लाइन आपकी M है, L आपकी पैरेलल है M के। आपसे सवाल पूछा इस एंगल की वैल्यू। सोल्व करने का एक तरीका तो ये है, जैसे इसको बढ़ा के देखें, कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस लाइन को अगर आप सीधे सीधे आगे बढ़ाओगे तो देखना, दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ने कट किया। ये 150 है तो ये कितना होगा भाई, 30। ये 30 है तो ये भी 30। ये 130 है तो ये 50 डिग्री। 50 और 30 आपका 80 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, ये तो ट्राइंगल के अंदर आ गया आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। या फिर क्या कर सकते थे, या ऐसा करते, इस पॉइंट से आप एक नई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। L और M तो पैरेलल हैं, किसी एक के पैरेलल आपने ड्रॉ की, तीनों लाइन पैरेलल हो गई। अब देखना, दो पैरेलल लाइन को तीसरी ने कट किया, 150 तो ये 130 तो ये कितना 50, ये 150 तो ये कितना 30। तीनों का सम 180 होगा, इनका 80 बन रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू 100 डिग्री निकल के आ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप सारे के सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। एक दो स्पेसिफिक डायग्राम भी देखे थे, जैसे एक तो ये डायग्राम था कुछ इस हिसाब का कि इसके अंदर आपको 6 एंगल दिए गए थे, एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई इस ट्राइंगल के ये 3 एंगल है, सम 180, इस ट्राइंगल के ये 3 एंगल है, सम 180। तो यहाँ सम क्या आता था, 360 डिग्री। लेकिन जब आपके पास ये वाला डायग्राम होता था स्टार वाला, तो आपसे पूछता था इन 5 एंगल का सम क्या होगा। वहां हमने प्रूफ भी करके देखा था, क्या आ रहा था आपका 180 डिग्री। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आप अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपकी क्या है स्पीड मेंटेन हो जाती है। जैसे एक छोटी सी बात आपको पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो आपकी साइड इक्वल है, तो इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल, अगर इसकी वैल्यू x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। इसी का वाइसे वर्सा भी अप्लाई होता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। एक बात और पढ़ी थी कि इसी के साथ कि ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम, एंगल x और y का सम, तीसरा इंटीरियर ये होगा और एक्सटीरियर ये होगा। किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर आप इस बात को ध्यान रख लेते हैं तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है। सवाल करके भी बताए थे कि जरूरी नहीं आपको ये याद हो तभी काम चलेगा, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपका सवाल स्पीड से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखना ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी,
कुछ बातें तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीन साइड से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा अगर आपको मान लो तीन साइड दे दे, साइड ए बी और सी, आपसे कह दे क्या इससे ट्रायंगल बनेगा, तो सिंपल है, किसी एक साइड को उठा लिया, जैसे मैंने बी को, बी की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, ए प्लस सी से, और साथ ही बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ए माइनस सी या फिर सी माइनस ए से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कह दे कि 10, 15 और आपका 30, क्या ये एक ट्रायंगल बन सकता है? तो आप कोई भी साइड ले लो, जैसे 15, इन दोनों का सम किया 40 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना आ गया 20, तो यहां पर प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, डिस्टर्ब। क्या यहां पर अगर मैं 20 ले लूं तो ट्रायंगल बनेगा? 15 बीच में रखा, दोनों का सम 30, इधर से बात जस्टिफाई है। इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, 20 और 10 का 10, यहां भी जस्टिफाई हो गए। इसका मतलब 10, 15 और 20 साइड से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। चलो भाई, एक दो बात और देख लेते हैं। छोटी सी बात और समझना, कई बार आपसे पूछता है ट्रायंगल का नेचर क्या होगा। जैसे एक डायग्राम लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इस भुजा को नाम दिया 3, 4 और 5, ठीक है। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, तो कैसा ट्रायंगल आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब बात को अंडरस्टैंड करना, अगर मैं इस 3 को थोड़ा सा इधर कर दूं, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, साइड 3 ही रखूं, अब जब आप इसको मिलाकर ट्रायंगल बनाओगे तो आपको पता है सी की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी हो गई, डायग्राम में दिख रही है। तो अब अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 हो गया, ये वैल्यू जैसे मैं 6 मान लेता हूं तो 36 आएगी, तो आपको पता है सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी। तो आपको दिख रहा है ये जो एंगल है ये 90 से बड़ा हो गया, तो ये ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात अगर आपको ध्यान है तो एग्जाम के अंदर कैसा भी सवाल आए आप तुरंत के तुरंत कॉन्सेप्ट भी भूल गए तो भी क्रिएट कर देंगे। अक्यूट के लिए क्या होगा, अक्यूट के लिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। और ध्यान रखना ये जो सी आप काम में ले रहे हैं ये है आपकी दी लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा को आप एक तरफ रखेंगे तभी ये बात अप्लाई होनी चाहिए। अदरवाइज ये मत कहना है छोटी भुजा रख दी और वहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर कहोगे ये तो मामला बिगड़ गया। नहीं, राइट साइड में जहां सी मान रहे हो, सी आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। कुछ सवाल देख लेते हैं, देखना जरा। आपसे क्या कहा, 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण क्या होगा, 25 डिग्री, तभी तो दोनों मिलकर के 90 बनाएंगे। ऐसे ही फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 82 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा भाई, 8 डिग्री होगा। हिंदी में क्या कहा, 82 डिग्री का समपूरक कोण। हिंदी के हिसाब से इसका आंसर देखोगे, 82 में क्या जोड़े, 180 बन जाए, तो 82 में आप 98 ऐड कर दो। हिंदी के हिसाब से 98 है, इंग्लिश के हिसाब से जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है रिजल्ट होगा 8 डिग्री। फिर कहा त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 है, त्रिभुज का स्वरूप, सबसे बड़ी भुजा ले लो। 6 का स्क्वायर कितना भाई, 36, एक भुजा 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना बन गया 41, ये कितना 36। कब होता है, अक्यूट एंगल में। ये सिंपल सा लॉजिक है। फिर देखना आपको क्या दिया, ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंगल के बेस पर और एक साइड की लेंथ के बेस पर। एंगल के बेस पर क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके तीनों ही एंगल अक्यूट हो, 90 डिग्री से छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, एक से ज्यादा तो हो भी नहीं पाएंगे 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। साइड के हिसाब से स्केलेन या विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। जिस ट्रायंगल की तीनों ही साइड आपकी इक्वल होती हैं वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू में हाइट। इसको प्रूफ करके भी आपको बताया था, रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था, वहां से चीजें निकाली थी। कुछ कॉन्सेप्ट और भी क्लियर किए थे कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, आपका मन करे आप उसे बेस मान सकते हैं। अगर आप किसी भी साइड को बेस मानते हैं, उसके सामने का जो वर्टेक्स है उससे उस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस केस में वो हाइट का काम करती है।
तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तीनों को ही आप बेस मान सकते हो और इनके तीनों के ही करस्पॉन्डिंग में 3 आपके पास हाइट होती हैं। ट्राइंगल की हाइट आपकी ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है, कोई साइड भी हो सकती है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, ये भी प्रूफ किया था। फिर इसके बाद आ जाता आपका हीरो का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहां पर क्या होता है भाई, ट्राइंगल की पेरीमीटर, ट्राइंगल की सॉरी सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। किसी भी शेप की पेरीमीटर क्या है कि उस शेप को बनाने के अंदर कितनी लेंथ का यूज किया गया है, वो उसका होता है परिमाप या फिर पेरीमीटर, उसी का जस्ट हाफ कर देते हो आपकी सेमी पेरीमीटर। ये हीरो का फॉर्मूला है। एक छोटा सा फॉर्मूला और भी ध्यान रखना था, प्रूफ करके आपको बताया था, ये साइड अगर आपके पास एक्स है, ये वाई है, बीच का एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे आप, 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा। ये भी प्रूफ करके हमने वहां पर देखा था। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे देखना जरा, 3 आपके पास ट्राइंगल है, इसके अंदर इन रेडियस अंतर त्रिज्या, सरकम रेडियस परित्रिज्या पता होगा आपको कौन सी कैसे बनती है। स्मॉल आर की बात करें तो स्मॉल आर लिखी जाती है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कैपिटल आर लिखी जाती है तीनों साइड्स का मल्टीप्लाइड डिवाइड में 4 इंटू में एरिया। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब चाहे ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये बात तो हर जगह ही काम करेगी स्मॉल आर और कैपिटल आर फाइंड करने में। लेकिन हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग से भी पढ़ रहे थे। ये मान लिया बेस, ये मान लिया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। यहां पर अगर आपको स्मॉल आर की नीड है तो क्या कंक्लूजन निकाला था, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। एंड यहां पर अगर आपको कैपिटल आर चाहिए तो वो क्या होती है, हाइपोटेनस का हाफ लिखा जा सकता है। अगर आपके पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है ये बात हर ट्राइंगल पर लगेगी। राइट एंगल में अगर स्पीड मेंटेन करनी है तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा बाहर हो रहा है क्या मामला, देखना। इक्विलेटरल में क्या है, तीनों साइड आपकी इक्वल होती है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला पार्ट आपका आर था, ये कैपिटल आर था। आर की वैल्यू क्या लिख रहे थे, साइड अपॉन में 2√3। कैपिटल आर की वैल्यू क्या लिख रहे थे, साइड अपॉन में √3। इसका जस्ट डबल होता था ये वाला। मीडियन या फिर इसकी हाइट क्या लिख रहे थे, √3/2 में ए। ये कंक्लूजन आपका निकल रहा था। ठीक है, ये सीधे सीधे आप ध्यान रख लेते हो तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाती है। चलो भाई कुछ सवाल देख लेते हैं इन्हीं पर बेस जो अब तक हमने पढ़ा है। सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। देखो क्या कहा इसने आपसे कि 2 ट्राइंगल के एरिया का अनुपात 4:3 है, ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, आधारों का अनुपात। एरिया क्या लिखोगे, पहले ट्राइंगल का एरिया 1/2 1/2, बेस इंटू में हाइट। पहले का बेस b1 है, दूसरे का b2 है। हाइट का रेशियो आपको दिया है 3:4 और एरिया का रेशियो दिया है 4:3। पहले ट्राइंगल का एरिया 4 आएगा, दूसरे का 3 आएगा, ये 1/2 कैंसिल आउट। b1 अपॉन में b2 लिखोगे तो 4 गुणा में 4 16 अपॉन में 3 गुणा 3 9। ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। सबसे बेसिक सवाल है ये ट्राइंगल पर बेस्ड। फिर देखना किसी ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। स्पीड से क्लास चलेगी, जैसे स्क्रीन पर सवाल दिखे तुरंत आपको रीड करना है। बेस 15 है, हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार 20 है। देखो दूसरे ट्राइंगल के लिए एरिया 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल पहले वाले का दुगुना। पहले वाले का लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 1/2 15 गुणा 12 180। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। इजी कैटेगरी का सवाल है। फिर देखना जरा इसने क्या कहा। इसने आपसे कहा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का शीर्ष लंब हाइट कितनी है, 12√3, तो उसका एरिया। देखो हाइट कैसे लिखते हो, √3/2 इंटू में ए, यही मीडियन की लेंथ थी, 12√3 ये आ गया यहां से। और यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या लिखते थे, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितनी आ गई, 24 गुणा में 24। इसको 2 गुणा 2 रीड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 गुणा 12 144 √3।
इजी वे में लिखा जा सकता है। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत, ट्रायंगुलर फील्ड आपको दे रखी है जिसकी 3 भुजाओं की लंबाई 15, 20 और 25 है। उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत। पहले तो एरिया निकालें। 15, 20, 25 का रेशियो लोगे तो 5 से काटोगे 3:4:5 आ गया। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस। एरिया आ गया, इतना एरिया है, 5 से गुणा कर दो क्योंकि 1 वर्ग मीटर का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। सोल्व करेंगे, 2 से काटोगे 10, 15, 5, 75, कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका? 750 रुपए। समझ नहीं आ रहा है एग्जाम में कि कौन सा ट्रायंगल है? कोई बात नहीं, हीरोज फॉर्मूला यूज करना भी सिखाया था। कितना आसान है हीरो के फॉर्मूला को यूज करना। ट्रायंगल की भुजाएं 10, 12, 18, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां नहीं समझ आ रहा है तो क्या करो, सेमी पेरीमीटर लो, सबको जोड़ो। 18 और 12, 30, 10, 40। सेमी पेरीमीटर क्या आ गई? पेरीमीटर का हाफ 20। एरिया लिखना है तो क्या लिखो? 20। 20 में से 10 चला गया 10, 12 चला गया 8, 18 चला गया 2। पेड़ बना लो, 2 जीरो की वजह से 1 जीरो आ जाएगा। 4 गुणा 8 32, या फिर ऐसा करो 8 गुणा 2 16। 16 की वजह से बाहर 4 आ गया। अंडर रूट में क्या मेंटेन रह गया? 2। 40√2। तो ये तरीका आपका कि आप हीरोज फॉर्मूले को कैसे काम में लेंगे। चलो 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। त्रिभुज का परिमाप आपको कहा था कि जब भी 2 यूनिट रेशियो में है और मल्टीप्लाई हो रही है तो सबके साथ क्या इन्वॉल्व करना आपको? x। अदरवाइज आंसर गलत होगा। उसका भी रीजन बताया था कि वाइस वर्सा चेक करते हैं बात को तो अजीब ही आंसर आता है। पहले के कंपैरिजन में बहुत बड़ा रिजल्ट। तो क्या करो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। सबसे बड़ी भुजा 5, छोटी भुजाएं, एक बेस मान लो, एक परपेंडिकुलर। एरिया कितना बता रहा भाई? 7, 7, 7, 6। पेरीमीटर आपको निकालनी है। कहने का मतलब x की वैल्यू। सोल्व करें तो देखना ये 2 से कट गया, 3 गुणा में 2, 6 से काटे, एक बार 6, 2, 12, 5, 8, 7, 56। क्या गड़बड़ हुई भाई यहाँ पर? 1 मिनट। 12 से काटा, 6 से काटा आपने एक बार, 17 में 2 बार और 6, 9, 54। 6, 9, 54, 3 बचा, 6, 6, 36। x की यहां पर आप वैल्यू निकालेंगे। x स्क्वायर की वैल्यू 1296। x की वैल्यू अपनी यहां से कितनी आ जाएगी भाई? 24 का 1024 आ गया है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 बनेगा। 35 का स्क्वायर करेंगे 1235। तो ये किसका है? 35 का स्क्वायर करोगे 1225 निकल के आता है। 36 का स्क्वायर 1296। पेरीमीटर देखना, x की वैल्यू आ गई। एक साइड 3x, एक 4x, 5x, 5, 4, 9, 3, 12x। तो इसका मतलब 12x की वैल्यू निकालनी है, इसको 12 से गुणा कर दो। 36 गुणा 2 72, 36 में 7 ऐड कर दिया, आपका कितना आ जाएगा? 42। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई? 422। 7 और 6 13, 432। ये आपका हो गया रिजल्ट, ऑप्शन ए। चलिए भाई, किसी ट्रायंगल की साइड आपको दे दी 3, 4, 5। इस त्रिभुज की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सिखाया था? कोई भी ट्रायंगल है, कैसा भी डायग्राम हो, चक्करी छोड़ो, सीधे सीधे अगर साइड के मिड को मिलाओगे तो अगर ये एरिया x है तो एरिया जो टोटल है वो 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर 4x होगा और बीच वाला जो आपसे पूछ रहा है वो क्या होगा? x। ये तो खैर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या करना है? ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया 1/2, साइड 3 × 4 12, 5 तो हाइपोटेनस है, और इसका भी क्या करना है? 1/4। 4 से काटा 3, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1.5 या 3/2। मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन की थी आपको अच्छे से। चलो भाई, सवाल नंबर 315 पर आ जाते हैं। देखना क्या कहा। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक 2 समान भुजाओं की लंबाई 10 है, आसन कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल सा लॉजिक है। क्या समस्या भाई? ये 10 है, ये आपके पास 10 है, बीच का एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री। देखना 45 डिग्री आपके पास बीच का एंगल दे रखा है। एरिया निकालने का तरीका x × x sin थीटा /2। 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास? 2। सारी की सारी चीजें सोल्व हो रखी हैं। तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 2 बनेगा, ऊपर आपका √2। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा? 25√2 लिखा जा सकता है। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं।
सवाल नंबर 316, क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की दो भुजाएं ए और बी हैं और कर्ण पर लंब की लंबाई पी है, पी स्क्वायर की वैल्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू सी है और ये परपेंडिकुलर जो है ये आपका पी है। तो आपको क्या कहा था कि एरिया आप या तो ऐसे निकाल लो 1/2 ए इंटू में बी, या फिर एरिया 1/2 हाइपोटेनस को भी बेस माना, तीन साइड होती हैं, तीन बेस मान सकते हो, उनके करस्पॉन्डिंग तीन साइड होंगी। हाइपोटेनस को बेस माना, बेस के सामने का वर्टेक्स ये होगा, ये इसके लिए परपेंडिकुलर। इससे जब आप सोल्व कर रहे थे तो देखा था आपने P की वैल्यू क्या होगी, A इंटू में B अपॉन में C लिखा जाएगा। तो इस नई वाली हाइट की वैल्यू क्या होती थी, बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने ये P इधर क्यों रखा, P बाद में क्यों निकाला, असल में ये रिजल्ट आपको लिखाया गया था। अब सारी की सारी चीजों का आप भूल जाओ, इस सवाल को कैसे सोल्व करना, जितना डेटा दे रखा है आपको पता है, ये वैल्यू a है, b है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू √a² प्लस b² होगी। एरिया देखना 1/2 आप a इंटू में b लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। एरिया आप 1/2 में √a² प्लस b², ये बेस हो गया, हाइट कितनी है p, ये इससे कट गया, पूरे का आप स्क्वायर करोगे तो देखना ये ब्रैकेट में आ गया, p² बना a² b²। अब क्या कर लें, p² को इधर ले आओ, 1 अपॉन में p², इन दोनों का डिवीजन, a² से a² कटेगा तो 1/b² प्लस 1/a², ये रिलेशन आ जाएगा। देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है। आपसे क्या पूछ रहा, ओके p² की ही वैल्यू पूछ रहा था आपसे, इतना सोल्व ही नहीं करना था। देखो p² बराबर, ये नीचे उतार दो, सीधे सीधे ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। चलिए भाई, स्पीड मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी फास्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से आप मैनेज कर ले जाओगे। देखना, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 है तो उस त्रिभुज का परिमाप, इन रेडियस क्या लिखते हो, a अपॉन में 2√3, वैल्यू कितनी है आपकी √3, a की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व होगा 3 गुणा में 2 6, पेरीमीटर कितनी होगी, 3 साइड है, तो यहां से सीधे सीधे आप लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखना, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मीडियन या जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, उसे क्या लिखते हो, √3/2a, जो कितनी है 6√3, ये इससे कट गया, a की वैल्यू 12। एरिया लिखना है √3/4, साइड का स्क्वायर करोगे 12 गुणा 12, ये इससे कट गया 3 बार, रिजल्ट क्या आ जाएगा 36√3 लिखा जा सकता है। ऑप्शन 4 हमारा हो गया यहां से करेक्ट। जो आपको मैंने काम बताया था, एक मैथ्स का वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि किसी भी एग्जाम के लिए आप मैथ्स कैसे पढ़ें, अगर उस हिसाब से आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाती है। उस वीडियो को देखना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स, टेलीग्राम पर भी लिंक पड़ा हुआ है, स्टडी IQ पर भी वीडियो डाला है, कई सारे बच्चों ने उसको देखा, एटलीस्ट उसे जरूर देखना। देखो, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में किसी स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब कितने, 3 4 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, वहां पर आपको प्रूफ करके भी बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 3 4 और 5। वहां क्या कहा था कि परपेंडिकुलर P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू जो निकल के आती थी वो √3/2a, इस ट्राइंगल की हाइट मान लो, मीडियन मान लो, उसकी लेंथ के बराबर ये रिजल्ट निकल के आता था। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सोल्व करते, एग्जाम में देखो ये बात अगर आपने रिवाइज कर रखी है, क्योंकि वहां तो आपको प्रूफ करवाया था, सीधे सीधे आप लिखते √3/2, a बराबर 5 4 9 3 12। आगे चलो, a की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में √3, एरिया पूछ रहा है तो √3/4 गुणा में 24 गुणा 24 बटा में 3 बन जाएगा, 12 से काट दोगे 2 बार, रिजल्ट क्या आ जाएगा 48√3। तो यहां से अपना ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। जो जो पार्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं उनको स्टार लगा करके आप हमेशा रखें। अगला पार्ट है हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और हमारा आयत। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या होता था अभी, चारों के चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, चारों की चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं। एरिया जो होगा इसका वो क्या लिखा जाएगा, a², लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है डायगोनल, डायगोनल दोनों के दोनों बराबर होते हैं। d की वैल्यू क्या आती थी √2a, इसकी वजह से इसकी वैल्यू।
आप एक छोटा सा रिजल्ट यहां से ये भी निकालते थे कि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो इधर डी स्क्वायर बराबर 2a², 2 का इधर डिवीजन कर दूं तो डी स्क्वायर बाई 2 बराबर a स्क्वायर। यही किसको रिप्रेजेंट करता है? असल में आपका एरिया को। ठीक है, तो कई बार क्या होता है आपको डायगोनल दे देता है कि डायगोनल 10 सेंटीमीटर एरिया बताओ, चाहो तो सीधे सीधे रिलेट करवा सकते हो या कह सकते हो डायगोनल का स्क्वायर कर दो उसका हाफ, 10 का स्क्वायर बटा में दो 50 एरिया आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था? चारों के चारों हमारे एंगल जो थे वो 90 डिग्री के थे और आमने सामने की जो हमारी साइड्स थी वो क्या थी? इक्वल, ए और बी। यहां पर बात को ऑब्जर्व करना, इसका जो डायगोनल आता था डी। एरिया की बात करें तो सिंपल है ए इंटू में बी। डायगोनल की बात करें तो ये क्या आता था? √a² प्लस b²। फिर देखना एक फॉर्मूला था आपका, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते थे? a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab। इसी बात को हमने क्या लिखा था कि a प्लस बी इसकी क्या है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर ये क्या है आपका? डायगोनल का स्क्वायर प्लस ये क्या है? 2 इंटू में ab, 2 इंटू में एरिया। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब हम पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बनती है आपकी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर कोई सवाल घुमा फिरा करके पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है। चलिए भाई सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर हमारा 320, क्वेश्चन नंबर 320। देखना जरा क्या कहा 320 में। दो वर्गों का परिमाप कितना है भाई? 24 और 32। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप। तीसरे वर्ग की साइड मान लो x, एरिया क्या होगा? x²। पेरीमीटर निकालनी है मतलब 4x की वैल्यू। पहले का एरिया देखो, साइड कितनी है? 24 में 4 का भाग दोगे 6, 6 का स्क्वायर 36 एरिया। दूसरे की साइड 32 में भाग दोगे आप 4 का 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 बन गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इसकी पेरीमीटर कितनी हो गई भाई? 40। साइड की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10, तो पेरीमीटर 4 से गुणा कर दो। फिर देखना क्या कहा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या है? एक स्क्वायर है, भुजा 1, 1 का स्क्वायर एरिया 1 आ गया। इसके डायगोनल पर जो भी स्क्वायर बनाओगे साइड कितनी है? √2। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो रिलेशन क्या बनता था आपका? 1:2। डायगोनल पर डायगोनल लेकर के भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वहां तो लॉजिक हमने पीछे क्लियर कर लिए थे कि साइड जो है डायगोनल की फॉर्म में चलेंगी, तो साइड का √2 डायगोनल, उसका भी √2, फिर डायगोनल, उसका √2, उसका डायगोनल, ये चलता रहता है। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 28 सेंटीमीटर आपको दे रखी है साइड। इसके अंदर क्या बना रखा है? एक सर्कल। सर्कल का एरिया, ये साइड 28 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 14। इसका एरिया कितना होगा भी? 7 की वजह से 154 और 14 की वजह से 616। ये आपका रिजल्ट हो गया। टेबल याद करनी बताई थी, हालांकि आज के सेशन में आ जाएगी वो टेबल, उसको अच्छे से याद करना है। अदरवाइज वही सीन चलेगा आपका, πr² निकाल रहे हो और कुछ कर रहे हो, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। देखना, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर, शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, काटा गया। प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी है? देखना, एक आपके पास क्या है? स्क्वायर शेप की प्लेट, ठीक है, और इसमें से 4 वो निकाली, तो इसको पहले 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो। एक यहां से निकाल ली इसने, एक यहां से निकाल ली, एक यहां से निकाल ली और एक यहां से निकाल ली। देखना, एरिया इसका कितना है वर्गाकार प्लेट का? 784। साइड कितनी आ गई? 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 676, 27, 28, 28 इसकी साइड आ गई। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 14, ये 14, यहां से कितनी? 7, 7 की वजह से इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी निकल के आएगी? 44। टेबल से उठाया गया सवाल है और आते हैं ये सवाल। प्रत्येक प्लेट की परिधि 44। कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये पिछला सवाल और ये वाला सवाल आप सीधे सीधे माइंड में डील कर सकते हैं। देखना भाई अगला सवाल क्या कह रहा है आपको। अगले सवाल में आपको क्या कहा,
यदि किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप 25 और 168 है तो आयत का अर्ध परिमाप। अभी अभी हमने एक रिलेशन लिखा था कि सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर जो होता है वो डायगोनल का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या लिखते थे हम लोग, एरिया। आपको क्या क्या दिया इसने, डायगोनल दे रखा है और आपको एरिया। डायगोनल का स्क्वायर, देखो डायगोनल 25 है तो ये कितना बन गया 625 प्लस 2 गुणा में एरिया, 2 गुणा में 168 करोगे, ये ना 168, ठीक है। 8 गुणा 2 16, 32 और 1 कितना 33, सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर अंडर रूट में ऐड कर दो, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 6 और 3 9, तो यहां से रिजल्ट अपना कितना आ गया 31। 30 का स्क्वायर आपका 900 और 31 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 961। यही आपसे पूछा था कि सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी। ये पैटर्न आपको नहीं पता है तो आप अपने हिसाब से चीजों को अज्यूम नहीं कर सकते, अज्यूम करेंगे भी तो सवाल इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। देखना, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, इसका परिमाप 80 है, तो इसकी चौड़ाई देखो 3:2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई, सेमी पेरीमीटर क्या होगी 5 और पेरीमीटर 80 दे रखी है तो सेमी पेरीमीटर 40। 5 40 को बताता 8 से गुणा किया, पहले लंबाई है बाद में चौड़ाई है, 8 गुणा 3 24 लंबाई होगी, 8 गुणा 2 16 आपकी चौड़ाई हो गई। फिर देखना, किसी आयत की लंबाई को 25% और चौड़ाई को 20%, पहले बढ़ाया है फिर घटाया। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, देखो एरिया होता है लेंथ इनटू में विड्थ, 25% बढ़ाया तो क्या कर दिया 25% 1/4, 4 से 5 कर दिया। 20% घटाया, 20% 1/5, 5 से कितना हो गया भाई 4, ऊपर से नीचे गुणा करोगे एरिया आएगा, लेफ्ट का पार्ट राइट से काट सकते हो, तो एरिया क्या मेंटेन हुआ पहले वाला और बाद वाला 1:1, तो रिमेन्स अनचेंज्ड। आगे फिर देखना क्या कहा, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, चौड़ाई कितनी कम होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू में विड्थ, लंबाई 60% क्या लिखते हो 3/5, 5 से कितनी कर दी भाई 8, ठीक है। पहले लंबाई ये है बाद में लंबाई ये है, एरिया सेम रखना है तो चौड़ाई पहले 8 कर लो, लंबाई बाद में चौड़ाई बाद में 5 कर दो, कितने की कमी 3 की, 3 की कमी किस पर भाई 8 पर, कितना होगा 37.5%। परसेंटेज में आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा, अगले सवाल में कहा कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणा 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। सिंपल है, कुछ खास करना नहीं था। एरिया देखो टोटल कितना है 30 गुणा में 17.5, 17.5 को आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 35/2, ये टोटल एरिया। एक पत्थर का एरिया, क्योंकि देखो n इंटू में एक पत्थर का एरिया बराबर क्या आ जाएगा आपका टोटल जो फर्श है उसका एरिया, यही लॉजिक है। टोटल में एक पत्थर के एरिया का डिवीजन कर दोगे, नंबर ऑफ स्टोन्स आपको मिल जाएंगे। कितना है 2.5, 2.5 है तो 5/2 लिख दें और ये 2 लिख दें, सोल्व करें। 5 गुणा 2 10, इससे कट गया डिवीजन के डिवीजन में ये है 30 3 90 और 15, 105 पत्थरों की यहाँ पर नीड होगी। इजी कैटेगरी के सवाल होते हैं वैसे ये वाले तो, लेकिन पूछे हैं ये भी रेलवे ने, तो ऐसा मत समझना कि इजी है तो कोई बात नहीं है। देखो एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 3:4 में है, उस मैदान का क्षेत्रफल इतना है, मैदान की चौड़ाई। देखो जब भी कभी 2 यूनिट रेशियो में है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के साथ x को मेंटेन करना है। लंबाई 3x है, चौड़ाई 4x है, तो 3 गुणा में 4, 3x 4x 12x स्क्वायर एरिया है, जो कि बराबर क्या है 1/12 हेक्टेयर। लेकिन रिजल्ट तो मीटर में बताना है, तो आपको क्या कहा था 1 हेक्टेयर में एरिया कितना होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। इसको 10,000 से आप यहां पर गुणा करेंगे तब जाके बात बनेगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस 12 को भी इधर भेज दो, अंडर रूट करोगे x बराबर 10,000 की वजह से क्या आ जाएगा 100, अपोन में 12 गुणा 12 की वजह से 12 आ जाएगा। चलो पूछा क्या है चौड़ाई, चौड़ाई एक्चुअल में कितनी थी 4x, तो गुणा में कर दो 4, ये इससे कट गया 100/3, तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या आ गया रिजल्ट 33.33 मीटर। चलो भाई इसके बाद अपना पार्ट चला था रोम्बस। रोम्बस के अंदर सबसे जरूरी बात थी कि रोम्बस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी से हमने कुछ रिजल्ट निकाले थे। रोम्बस की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंक्लूजन निकाले थे, वहां मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था कि कैसे क्या रिजल्ट निकला। यहां प्रूफ नहीं कर रहे हैं। देखो एक डायगोनल आपका ये है, इसको नाम दे दूं मैं डायगोनल D1 और इसको मैं नाम दे देता हूं डायगोनल D2।
एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है, और दो इक्वल पार्ट में भी एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी d1/2, ये भी वैल्यू d1/2, ये वैल्यू पूरा डायगोनल d2 है तो d2/2, ये भी d2/2। अब देखो इस वाले पार्ट का हम लोग जब एरिया लिख रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, लंबाई ये मान लो, चौड़ाई ये मान लो, d1/2 इंटू में d2/2। इसीलिए कहा था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल आपका बनता है। एरिया निकल गया एक ट्राइंगल का, इसको गुणा किससे कर दो, 4 से, क्योंकि 4 एक जैसे ट्राइंगल, ये पार्ट इससे कट गया। रोम्बस का एरिया क्या निकल के आ गया, d1 इंटू d2/2। एरिया निकालने का एक तरीका और भी था आपका, a² sin थीटा। ये कैसे आया, यहां पर अगर रोम्बस में एक बात बताऊं, बीच का एंगल ये थीटा दे रखा, कोई सा भी एंगल दे दे, ये थीटा दे रखा, ये साइड है ए, इस ट्राइंगल का एरिया a² sin थीटा डिवाइड बाई 2 था, और जितना इसका एरिया उतना इसका, तो डबल करना पड़ेगा रोम्बस के लिए, तो रोम्बस का एरिया a² sin थीटा लिखा जा सकता है। एक और भी था कि आपको साइड दे दी और पैरेलल साइड के बीच का गैप दे दिया, तो रोम्बस का एरिया a इंटू में h कैसे आया, इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का बेस a है, पैरेलल लाइन के बीच का गैप h है, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 a इंटू में h हो गया, इसका भी सेम ही होगा, तो पूरे रोम्बस का एरिया क्या होगा, 2 से गुणा कर दो, पूरे रोम्बस का एरिया क्या आ गया, साइड इंटू में हाइट लिखा जा सकता है। एक रिलेशन आपके पास है d1² प्लस d2² बराबर 4²। कहाँ से आया भाई, सिंपल है, d1/2 d2/2 90 डिग्री, सामने हाइपोटेनस, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखना d1²/4 प्लस d2²/4 बराबर a², 4 से कर दो गुणा, d1² प्लस d2² बराबर क्या बन गया आपके पास 4a²। ऑल ओवर जो कंक्लूजन रोम्बस का हमने देखा था वो यही था कि सारा का सारा खेल आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर टिका हुआ है, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसी वजह से चीजें राइट एंगल में चली गई, राइट एंगल में चलेगी तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इजी हो गए। जैसे इसने क्या कहा, डायगोनल आपके पास 32 और 24 है, इसका परिमाप आपको निकालना है, तो ऐसे केस में वो फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। अगर आप ये फॉर्मूला काम में लेने लग गए d1² प्लस d2² बराबर 4a², तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि भाई रोम्बस जब आपके पास होगा तो देखना ये 32 दे रखा है तो ये 16 हो जाएंगे, और ये आपके पास 24 दे रखा है तो कितना हो जाएगा आपके पास 12 और 12 और 16 अनुपात लोगे, 4 से काटोगे 3 4, ये तो हाइपोटेनस है तो 5 रेशियो में आएगा, तो 4 4 गुणा पर है तो ये वैल्यू कितनी आ गई 20, साइड आपके पास 20 आ गई, पेरीमीटर कितनी आ जाएगी 20 गुणा में 4 80। तो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चीजें आपके लिए आसान होगी। फिर देखना एक समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, और दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे की लंबाई क्या होगी, इजी सा कॉन्सेप्ट है। 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है तो साइड कितनी आ गई 10, एक डायगोनल आपका कितना दे रखा है 12, तो इसका मतलब हाफ पार्ट 6 6, ये 6 6 आ गया, ये 6 ये 10 तो ये 8, तो इधर वाला भी 8, तो दूसरा डायगोनल 8 और 8 आपका कितना हो गया 16। कॉन्सेप्ट वो का वही चल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल से हम डील कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले को यहां पर काम में नहीं ले रहे। फिर देखना परिमाप 40 से एक कोण आपका 60 डिग्री है, भुजा कितनी आ गई 10, एरिया a² sin थीटा, 10 का स्क्वायर 100, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये इससे कटा 50 √3 आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। फिर देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है, उसका एक विकर्ण 40 है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखना जरा पेरीमीटर आपके पास कितनी है 100, तो इसका मतलब साइड आपके पास कितना आ जाएगी 25। फिर देखना जरा एक डायगोनल 40 बताया तो ये 20 और 20, देखना रेशियो देखना इसका, 5 से काटोगे 4:5, तो इसका मतलब ये वैल्यू 3 आएगी, क्यों 90 के सामने तो हाइपोटेनस है, 5 गुणा पर है तो ये 15 15 आ गया। तो इसका मतलब आप कहोगे एक डायगोनल 40 है दूसरा 30 है, एरिया 40 गुणा 30/2, 1200 में 2 का भाग दे दिया तो एरिया कितना आ गया आपका 600। और ये ऐसे मत सोचना आसान है, आसान देखो अगर आपने मेहनत की है पिछले 90 दिनों में तो बिल्कुल चीजें आसान है। आसान इस वजह से नहीं है कि ये आसान है, बहुत सारे बच्चों को आज भी ये चीजें चैलेंजिंग लगती हैं, आपने एफर्ट डाले इसलिए आपको चीजें आसान लगी। और टिपिकल पढ़ते हैं जैसे हम लोग एसएससी के लिए, उसमें आप उतनी चीज जान डालो चीजें आसान है, जो सेलेक्ट हो जाता है उसके लिए सिलेक्शन लेना भी तो आसान है, वरना ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्री भी टिपिकल लगता है।
तो चीजें आसान कब हुई हैं, आपने उनको आसान किया है। कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर ये इजी इजी क्यों करवा रहे हो। अरे भाई रिवीजन का मतलब ये है कि जो 1730 सवाल आपको करवाए हैं उनमें से 500 सवाल उठा करके करवा दूं और प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर दूं, जिससे आप एग्जाम से पहले घबराए हुए रहते हैं कि यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या छोड़े, 90 दिन का एक साथ थोड़े ना हो जाएगा, 10-12 घंटे की क्लास तो देख ही सकते हो। तो इसलिए अपनी स्पीड मेंटेन है और उस टाइम आपने मेहनत की है, बिल्कुल आपके आउटकम अच्छे हैं। देखो समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6, 8 की वजह से आधा 4, 6 की वजह से आधा 3, 3 और 4 की वजह से साइड कितनी आ जाएगी 5। तो भुजा का वर्ग 5 का स्क्वायर 25, रिजल्ट आ गया, वर्बली हो रहा है। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 256, उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगुना है। तो बड़े विकर्ण की एक विकर्ण x है तो दूसरा 2x ले लो, x इंटू में 2x डिवाइड बाई 2, 256। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 16, आगे ना x स्क्वायर 256, x की वैल्यू 16, बड़े वाले की वैल्यू 2x माना था तो रिजल्ट कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। आगे देखना पैरेललोग्राम के अंदर नया क्या खेल होगा, डायग्राम आपको पता ही है। पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम लोग बात करें, आपका जो समांतर चतुर्भुज है ये साइड A और A, ये आपकी B और B, ये डायगोनल D1 माना, ये D2 माना। जैसे वहां पर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, एक मिनट देखो पीछे हमने क्या रिलेशन लिखा था, जब हम रोम्बस के लिए बात को पढ़ रहे थे तो दोनों डायगोनल यहां भी डिफरेंट डिफरेंट थे, साइड A थी। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या था, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 4A स्क्वायर रिलेशन आया था लास्ट के अंदर। यहां क्या आएगा, डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, तो क्या लिखोगे ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बाकी सेम है। एरिया लिखना चाहो तो A इंटू में अगर हाइट 1 आपको दे रखी है ये वाली H1 तो ये भी एरिया है। आप इसी को लिखना चाहो B इंटू में अगर इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है इस टाइप से, तो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, B इंटू में S2 लिखोगे, ये आपकी H1 है। तो डबल करोगे तो एरिया क्या आएगा B इंटू में S2। इसी के अंदर अगर आपको एंगल थीटा दे रखा है इन दोनों के बीच, तो एरिया क्या लिखा जाएगा AB साइन थीटा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया, लेकिन उसको जस्ट डबल करोगे तो आपके पास ये बात बचती है। रोम्बस में क्या होता है, A और B दोनों इक्वल होते हैं तो एरिया A स्क्वायर साइन थीटा। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है रोम्बस के अंदर वो की वो चीजें फिर से आपकी यहाँ काम आ रही हैं पैरेललोग्राम के अंदर। देखना जरा पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज में सवाल, भुजाएं 15 और 7 है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे सोचते हैं कि इसका दूसरा डायगोनल निकाल लें। देखो साइड 15 है, 7 है, ये 20 है, आपको पता है ये भी साइड 15 होगी, ये 7 होगी, दूसरा डायगोनल निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। देखो गौर से देखना, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, कैसे निकलेगा, सेमी पेरीमीटर ऐड करना जरा, 7 15 22 42 हाफ करोगे, सेमी पेरीमीटर 21। हीरो क्या कहता है, एरिया S 21 में से क्या निकाल दिया, 20 निकाल दिया, 1 बचा, 15 निकाल दिया, 6 बचा, 7 निकाल दिया आपने तो कितना बचा, 14 बचा। ये क्या हो गया इस ट्राइंगल का एरिया, और इसी को अगर आप जस्ट डबल कर देते हो तो पूरे के पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। कॉमन आ रही हैं चीजें, देखना इसे रीड करो 7 गुणा 2, इसे करो 7 गुणा 3, 7 गुणा 7 बाहर आ गया 7, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, 6 गुणा 6 36 की वजह से 6, 7 गुणा 6 42 गुणा 2 84 आपका क्या हो गया रिजल्ट। सवाल की स्टार लगा लेना। अमूमन बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग यहां से क्या करें, पहले निकालें दूसरा डायगोनल, फिर समझ नहीं आता कि एरिया कैसे निकलेगा। चलो एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर है, उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी देखो, एरिया क्या होता था 36 इंटू में ये जो साइड है इनके बीच की दूरी, और एरिया और क्या निकालते थे 27, तो इन्हीं भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी साइड से बीच की दूरी कितनी है 12, इनके बीच की दूरी x मान लो, सोल्व कर लो, 12 3 36 और इससे कटा 3 9 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 9। चलो सवाल नंबर 338 को देखना जरा। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, बड़ी भुजाओं, वही सिंपल सा लॉजिक, 15 गुणा में छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, 15 ही तो छोटी है 12, तो बराबर क्या लिखोगे 18 गुणा में 18 बड़ी भुजा, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी x। सोल्व करें, 6 से काटोगे
15 12 180 है, वैसे तो 10 से कट ही गया ना, सीधे सीधे रिजल्ट आ गया एक्स की वैल्यू। देखना 339 की बात करें तो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 20 25 हैं, यदि 25 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं के अनुरूप शीर्ष लंब 10 है तो दूसरी भुजाओं के जोड़े के अनुरूप, ये सिंपल वही लॉजिक आ गया, 20 है और आपके पास 25 है, 25 वाले के साथ 10 है तो इसके साथ क्या मान लिया आपने x, ये इससे कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भी 12.5 सेंटीमीटर। एरिया पूछता तो क्या करते, 25 गुणा में 10 250 हो जाता। देखो फिर आपका अगला पार्ट आ जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम या फिर समलंब चतुर्भुज में आपको क्या ध्यान रखना था, एक तो सिंपल सा लॉजिक था, इसका एरिया a और b आपकी दो पैरेलल साइड है, इनके बीच की दूरी h है, तो एरिया क्या लिखा था 1/2 a प्लस बी इंटू में h। कैसे आया था एक बार अंडरस्टैंड करना, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, किसका, इस पूरे का, तो 1/2 a इंटू में h लिखेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2 b इंटू में h, यही काम करेगी क्योंकि साइड बाहर जाएगी, दोनों को जोड़ दिया 1/2 कॉमन आ गया और आगे आपका रिजल्ट हो गया। चलो सवाल करते हैं इस पर बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो देखना क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 6 8 है और ऊंचाई 4 है, तो एरिया, तो क्या करोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ गया 14, बीच की दूरी 4, रिजल्ट कितना बन रहा है भाई 28। ठीक है, बहुत ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में कोई बहुत भयंकर चमत्कारिक सवाल आ जाते हैं। देखो सिमिलरिटी के कोई सवाल देखने में नहीं आए, सिमिलरिटी को इन्वॉल्व कर दो हर जगह, चैप्टर ऑटोमेटिक ज्योमेट्री टिपिकल हो जाएगा। जितनी बातें पढ़ी है सिमिलरिटी को 10-12 घंटे में कवर करने के बाद भी इन चीज़ों के साथ सिमिलरिटी चलती है। एसएससी में और आपकी एग्जाम के अंदर इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी लैंग्वेज टिपिकल है, इन्हीं सवालों को कैलकुलेटिव कर लो, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करता है रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर वो है सिमिलरिटी। देखो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3-5, बीच की दूरी ये है, तो एरिया क्या होगा भाई 1/2, 3x और 2x ले लोगे, सम कर दिया 5x, बीच की दूरी 15, बराबर कितना दिया आपको 450। समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, 5x की वैल्यू निकालनी है 15 से काटा 3 बार, इससे काटा 6 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 गुणा में 5 60 आपका क्या हो गया रिजल्ट, लिखा जा सकता है। चलिए भाई, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई 28 40 है और इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना ऐसे सवालों में क्या बताया था कि क्या करो 28 है एक तो और एक 40 है, ठीक है, तो आप ऐसा करो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर दिया, और दोनों साइड इधर वाली क्या है, ये भी 12 है ये भी 12 है, तो सेम बीच में आएगा, ये 28 है। टोटल आपको क्या मेंटेन करना है भाई, टोटल 40, 28 हो गया तो बचा कितना 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये वैल्यू कितनी आ गई 6। एरिया निकालना है तो क्या करोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और 28 ऐड कर दिया तो आपका कितना आ गया 68, इनटू में इनके बीच की दूरी, ये देखो 6 है और ये आपके पास 12 है, इसकी वैल्यू लिखोगे, रेशियो लेना 1 है और ये आपके पास कितना है 2, इसका रेशियो कितना आ जाएगा √3, अंडर रूट करोगे ना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 √3, 6 गुना पर वैल्यू बैठी है तो 6√3, सीधे सीधे इसको लिख देते हैं 6√3, ये 2 इससे कटा 3 बार, 8 गुना 3 24, 6 3 18, 19 और 20, 204 √3 रिजल्ट आ गया। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल था। एक सवाल ऐसा भी था जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल आपके एडजस्ट होते हैं। फिर देखो इसने क्या कहा, एक नकली सवाल है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 3 4 5 6 के अनुपात में है, इसका परिमाप सबको ऐड कर दो, 4 3 7 5 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 4 गुना पर है 72, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 4 गुना कर दो, 6 4 24, नकली सवाल एकदम। चलो कल आप ये काम करके रखना, रेडियस वाली टेबल ध्यान रखोगे, जिस भी बच्चे को आइडिया नहीं है, क्योंकि इस पर बेस्ड हमें आगे के सवाल स्टार्ट करने हैं। मुझे लग रहा था कि मामला हो जाएगा, लेकिन क्लास कितनी भी खींच ले आज बात नहीं बनेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें, हो सके तो इनके अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।